आम तौर पे जब लोग बॉलीवुड मीडिया की बात करते हैं तो बस गॉसिप, मसाला और बहुत अधिक से अधिक फिल्मों के रिव्यू पे बात करते हुए सुनाई देते हैं। मुंबई महानगरी की पत्रकारिता भी अब चमचमाती मुंबई नगरी की तरह चकाचौंध वाली होती जा रही है। मगर इस माहौल में भी जब हमें गहरे और प्रभावी सिनेमा की बात करनी होती है तो देश के कुछ विशेष नाम याद आते हैं, जिन्होंने फिल्म पत्रकारिता को नया आयाम दिया और बताया कि फिल्में सिर्फ देखी नहीं जाती बल्कि पढ़ी भी जाती है। जिन्होंने कभी चवन्नी छाप तो अब सिनेमा हॉल के जरिए आज की युवा पीढ़ी को सिनेमा पढ़ना सिखाया और सिखा भी रहे हैं। हमारे साथ है मशहूर फिल्म पत्रकार अजय ब्रह्मात्म। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट ऑन द फिल्मी चर्चा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका द फिल्मी चर्चा में। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। तकरीबन 3 दशक दिया आपने फिल्म इंडस्ट्री को सर। जितनी मेरी उम्र है उतनी आपकी तजुर्बा है। आज मैंने सोचा क्यों ना इस तजुर्बे की मदद से हम फिल्म इंडस्ट्री को आपकी जुबान से सुने, आपकी आंखों से देखें। आपका आदेश हो तो शुरू करें सर। बिल्कुल। सबसे पहले सर, जेएनयू से पढ़ाई करने के बाद ये फिल्मों की तरफ कैसे रुख किया आपने? कैसे रुख मोड़ा आपने? नहीं, बहुत छोटा सा उसका बैकग्राउंड है कि जेएनयू से मैं सीधे बॉम्बे नहीं आया था। मैं करीब 5-6 साल चीन में था। उसके बाद चीन में मैं एक काम कर रहा था, ट्रांसलेशन का काम मुख्य रूप से था, और एक मैगजीन थी उसको एडिट करता था मैं। फिर उसके बाद तब तक मेरी पत्नी यहाँ मुंबई आ चुकी थी, तो जाहिर सी बात है उनको ज्वाइन करना था मुझे, और मैं मुंबई आया। मुंबई आने के बाद भी मैंने फिल्म जर्नलिज्म आने के साथ नहीं शुरू किया। शुरू में जैसा कि मेरा बैकड्रॉप था और जो पढ़ाई लिखाई थी उसके हिसाब से मैं एडिट पेज के आर्टिकल्स लिखता था, और पॉलिटिक्स पे था, जनरल इंटरेस्ट जो होता है पॉलिटिक्स में उस पे था, इंटरनेशनल रिलेशन पे था, इन सारी चीज़ों पे लिखता था मैं। लेकिन संयोग कुछ ऐसा हुआ कि उस समय 92, 93, 94 का साल ऐसा था, काफ़ी उथल पुथल मीडिया में भी जी। अभी जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, उस समय गोदी मीडिया तो नाम नहीं था, लेकिन वाजपेयी जी के आ जाने के बाद से बहुत कुछ बदल रहा था। तो मैंने महसूस किया कि मैं जो पॉलिटिक्स लिखता हूँ और मैं लेफ्ट लीनिंग का आदमी हूँ शुरू से, तो वो सारे मेरे विचार कट जाते हैं एडिट पेज पे भी। तो फिर लगा कि फिर लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जो समराइज कर रहा हूँ, वो ही बात नहीं आ रही है, तो फिर मेरे लेखों का मतलब नहीं रह जाता। तो ऐसे समय में फिर शिफ्ट करने का सोच रहा था। तब तक मैं नौकरी मैंने नहीं की थी और मैं घर से ही काम करता था, फ्रीलांसिंग करता था। और फिर धीरे धीरे सिनेमा का होता गया, और मुख्य रूप से 2 लोग थे जिन्होंने काफ़ी मुझे उत्साहित किया बाहर के, और मीडिया से सुमंत मिश्र थे जो नवभारत टाइम्स में तब काम करते थे। तो उन लोगों के सहयोग से और उन लोगों की प्रेरणा से मैं इस तरफ आया। बाहर वालों में ईशान त्रिवेदी हैं जो मेरे बहनोई भी लगते हैं, और इरफान है जो एक्टर इरफान। इन दोनों के वजह से मैंने कह लें कि ये लोग उत्प्रेरक बने मेरे। उन्होंने कहा कि लिखिए, आप फिल्मों पे लिखिए, फिल्मों में एक स्कोप है और लिखने वाले लोग नहीं हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से धीरे धीरे फिर शुरुआत हो गई। बाकी डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारी बातें आ जाएंगी। आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आपको पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रही थी। आपके पिताजी ने बोला खेती में मन लगाओ, तो आपने वो भी ट्राई किया। जब खेती में मन लगाने लगे आप, तो एहसास हुआ इससे आसान तो पढ़ाई थी, तो फिर आपने पढ़ाई में मन लगाना शुरू किया। इस कहानी के बारे में थोड़ा सा बताइए कि पढ़ाई तो सच में आसान लगा आपको? नहीं, ये बहुत पहले की बात है। ये तो खैर किशोरावस्था की बात जो होती है, किशोरावस्था में हर व्यक्ति अलग किस्म का होता है, फिर जवानी में वो तब्दील हो जाता है। कुछ लोग एक जैसे ही रहते हैं शुरू से आखिर तक। मैं शुरू से आखिर तक एक जैसा नहीं रहा हूँ। अभी भी मैं परिवर्तन के लिए तैयार हूँ और करता रहता हूँ अपने हिसाब से तब्दीलियाँ। हाँ, मैं थोड़ा उच्छृंखल नहीं कहूँगा, लेकिन नियमित बालक के तौर पर नहीं था मैं। थोड़ी मेरी अपनी
क्यों थी, क्या था, ये अभी तक विश्लेषण नहीं किया मैंने। कोई आत्मकथा नहीं लिखी है मैंने अभी तक, और इस पर विचार नहीं किया कि क्यों ऐसा हो रहा था या हुआ होगा। लेकिन ये सच है कि मैं पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, और ये स्थिति रही इंटर तक। इंटर के बाद से फिर मैं रास्ते पे आ गया था, ग्रेजुएशन के बाद से फिर मैं सही रास्ते पे आ गया था, और उसके बाद से तो फिर पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं लगातार आगे बढ़ता चला गया। पढ़ाई कितना जरूरी है सर, क्योंकि बहुत ऐसे सक्सेसफुल एक्टर भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं, और अदर फील्ड से ले तो ऐसे वैसे लोग भी हैं जो सक्सेसफुल हैं लेकिन 10th पास भी नहीं है। ऐसे में लोगों के लिए एक वैसा हो जाता है कि बिना पढ़ाई के भी लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं। ऐसे में क्या गलत मैसेज जाता है, उस पर थोड़ा सा किस तरीके से आप। नहीं, गलत मैसेज नहीं जाता है। डिग्री, अगर हम पढ़ाई को सिर्फ डिग्री से जोड़ते हैं जी। तब तो जरूर सर्टिफिकेट मिलना चाहिए और एक प्रमाण पत्र होना चाहिए कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया है। लेकिन मैं बहुत सारे फिल्मों के ही अनुभव से मैं कहूँ, 30 सालों के अपने कितने लोगों से मिला हूँ मैं, जिनकी पढ़ाई लेकिन डिग्री के मामले में नहीं है, लेकिन जानकारी उनकी बहुत ज़्यादा है, ज्ञान बहुत ज़्यादा है। और ये ठीक है कि मैं पढ़ता गया, मैंने MA किया, MPhil किया, तमाम किया, लेकिन पढ़ने की मेरी आदत शुरू से रही है, और विभिन्न विषयों पर पढ़ने की आदत रही है। और मैं हमेशा से, जैसे मैंने अपनी बेटियों में और तमाम परिचित बच्चों में ये बात बहुत जोर दे करके कहता हूँ मैं, और उनको लगभग गाइड करता हूँ मैं, कि हम सभी को अपने देश का इतिहास जरूर पढ़ लेना चाहिए। किसी भी विधा में आप काम कर रहे हो, किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, पत्रकार हो, बिजनेसमैन हो, पॉलिटिशियन, तो ज़्यादा जरूरी है। हम लोग अपने इतिहास से वाकिफ नहीं हैं, और इतिहास की किताबें उपलब्ध है हमारे, हम लोग कोर्स में भी पढ़ते हैं, लेकिन कोर्स के बियॉन्ड थोड़ा जाएंगे, और जो पाठ्यक्रम से अलग इतिहास की किताबें हैं वो अगर पढ़ लेंगे तो बहुत सारी जो दुविधाएं आपकी खत्म हो जाती हैं, और सभी चीज़ों को देखने का, किसी घटना को परखने का एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य हमेशा आपके दिमाग में रहता है। तो आप एक वस्तुनिष्ठ तरीके से फैसला ले सकते हैं। ये इतिहास की पढ़ाई ही है कि कुछ चीज़ें साफ समझ में आ जाती हैं जो अमूमन फिल्म पत्रकारों को नहीं आती है, और या वे बह जाते हैं। तो मैं मानता हूँ कि पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई डिग्री वाली ना भी हो, लेकिन पढ़ाई होती रहनी चाहिए। जी। आपके टाइम से सर अभी तक में आपने पत्रकारिता को किस तरीके से बदलते हुए देखा है? पत्रकारिता तो कोई भी चीज स्थायी तो होती नहीं है, समय और सर। परिवर्तन तो स्वाभाविक, सबसे स्थायी चीज है वो परिवर्तन है, तो परिवर्तन होता चला जाता है। ऐसा नहीं था कि जब हम आए तो बहुत ही अच्छी स्थिति थी, सब कुछ एकदम चाक चौबंद था, ऐसा नहीं था। उस समय भी गड़बड़ियां थी, उस समय की गड़बड़ियां उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से थी, आज की गड़बड़ियां आज की परिस्थितियों के हिसाब से हैं। तो कहीं न कहीं कुछ कमी हमेशा से रही है, और इन्हीं कमियों के बीच हम आगे बढ़ते चले गए हैं। चुनौतियां रहती हैं हमेशा, उस समय की जो चुनौतियां थी वो अब चुनौती नहीं लगती, बहुत आसान काम लगता है। अभी चुनौतियां लगती हैं। अब आप लोगों की उम्र में बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा कि एक ज़माना था जब इंटरनेट के लिए हम एक नंबर डायल करते थे, फिर हम वेट करते थे कंप्यूटर पे, फिर उधर से रिंगटोन आता था, फिर हम कनेक्ट होते थे, फिर वो कनेक्ट बार बार टूटता रहता था, तो एक एक पोस्ट करने में 2.5-3 घंटे लग जाते थे। ये भी दौर रहा है, ये अभी हाल फिलहाल की बात है। तो आज के बच्चों को आश्चर्य होगा, क्या ये भी होता था? इंटरनेट आपके मोबाइल तो खैर था ही नहीं उस समय। तो चीज़ें, तकनीकी दक्षता हमारी बढ़ती जा रही है और सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं, तो उस हिसाब से पत्रकारिता में भी परिवर्तन आता चला गया है। और रिक्वायरमेंट्स हमेशा पाठकों का हो, दर्शकों का हो, वो बदलता जाता है। और फिर हम जिन चीज़ों पर लिखते हैं, जिन फिल्मों पर लिखते हैं, हमारा तो जो वस्तु है वो तो सिनेमा है ना, सिनेमा पर ही हम बात करते हैं। तो सिनेमा अपने आप में काफ़ी बदल गया है, उस हिसाब से सब कुछ बदला है। और बदला अच्छे के लिए है कि बदला बुरे के लिए है, ये हम आप काम करते हुए, जब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको ना, हम तय नहीं कर सकते।
अब हम आप जो ये इंटरव्यू कर रहे हैं, ये इंटरव्यू यूं ही कर रहे हैं या इसका कोई महत्व बनेगा, ये दर्शक तय करेंगे, ये श्रोता तय करेंगे, और ये आने वाला समय तय करेगा कि हम कितनी ऐसी बात कर सके जो आगे के समय के लिए भी प्रासंगिक रहा। बहुत सारी तात्कालिक चीजें होती हैं जो हम करते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसी बातें होती हैं, बहुत सारा ऐसा काम होता है जिसका दीर्घकालिक प्रभाव होता है और वो धीरे धीरे असर करता है। तो मुझे लगता है बात तो करते रहना चाहिए, बात तात्कालिक हो या दीर्घकालिक हो, बातों का महत्व होता है और मैं हमेशा से बातों को महत्व देता हूँ। इंटरव्यू विदा के लिए मैं बहुत हमेशा से कोशिश में रहा और किए हैं मैंने, बातचीत काफ़ी की है, मतलब लगभग 2,500-3 हज़ार तो कर ही लिया होगा हमने। और अच्छा रहा, मेरा तो अनुभव बहुत अच्छा रहा कि पत्रकारिता में वो इंटरव्यू अभी खो गया है, वो मैं मिस करता हूँ। इंटरव्यू खो चुका है, फिर लॉन्ग फॉर्म इंटरव्यू जो होता था, अभी एक आध छिटपुट लोग कर रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे, गौर करेंगे, पिछले दिनों मैंने फेसबुक अपडेट डाला था कि इंटरव्यू का मतलब पूछताछ नहीं होता है, इंटरोगेशन नहीं कर रहे हैं आप इंटरव्यू कर रहे हैं। लेकिन अभी जब मैं देखता सुनता हूँ तो कई बार लगता है कि वो सवाल पूछने वाला इंटरोगेशन कर रहा है, वो इंटरव्यू नहीं कर रहा है। वैसे ही जो बाइट लेना है तो बाइट करने में वो फाइट करने लगता है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हो रही है, डिस्कशन नहीं होता है। तो थोड़ी चीज़ें बदल गई हैं, या तो हम समझ नहीं पा रहे हैं, और दूसरा है कि ये माइक की सुविधा सबके पास आ गई है, मोबाइल की सुविधा सबके पास आ गई है, तो बगैर प्रशिक्षण के आ जाने से वे लोग भी अभ्यास से हासिल कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जो भी पॉडकास्ट बिजनेस में आ रहा है, इंटरव्यू के धंधे में आ रहा है, उसको कुछ बेहतर इंटरव्यू सुनने और देखने चाहिए। आपको आशा होगा दुनिया, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे हो या भारत के स्तर पे हो, तमाम जगहों पे अगर आप देखें, अच्छे इंटरव्यूअर जो रहे हैं उनकी और कोई मंशा नहीं रही, वो लोग इंटरव्यू ही करते रहे। और ऐसे विदेशी लोग मिल जाएंगे, ऐसे देसी लोग तो कम है थोड़े, लेकिन विदेशी लोग मिल जाएंगे जो 40 साल 50 साल तक इंटरव्यू करते रहे और रेलिवेंट बने रहे 50 साल बाद भी, और अपने से आधी उम्र, क्या मतलब अपने बच्चों की उम्र के जो पॉपुलर हुए उनका इंटरव्यू करते रहे, जिनके लिए वो दादा के समान हो जाएंगे, उनके भी इंटरव्यू करते रहे, लेकिन उसी लगन के साथ, उसी जिज्ञासा के साथ। जिज्ञासाएं खत्म नहीं होनी चाहिए। तो अभी तो बहुत सारी चालाकी आ चुकी है, वो भी है, लेकिन ठीक है, ऐसा चल रहा है। आपके अचीवमेंट्स में सर एक अचीवमेंट ये भी है कि आपने जितने लेख लिखे हैं उससे कहीं ज्यादा इंटरव्यू किए हैं आपने, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। चूंकि इंटरव्यू करना, मुझे बातचीत करना बहुत पसंद है। मैं ऐसे बहुत ही खामोश आदमी हूँ। मैं घर में, बाहर में, सभा सोसाइटी में, कहीं भी बहुत कम बोलता हूँ मैं। न बोलने की बहुत सारे कारण हैं मेरे, जिसकी वजह से मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं क्यों नहीं बोलता हूँ मैं, या क्यों नहीं पार्टिसिपेट करता हूँ मैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं रसिक आदमी नहीं हूँ, और मेरा अपने रस लेने के अलग तरीके हैं। इंटरव्यू इसलिए भी मैं ज़्यादा करता रहा कि मेरा अपना हमेशा मानना रहा है, और मैं शुरू से सभी को हिदायत देता रहा। मेरे साथ जिन लोगों ने काम किया वे परेशान हुए इस बात से कि इंटरव्यू में, जैसे अभी आप इंटरव्यू कर रहे हैं, तो इसमें मैं जो बोल रहा हूँ, मेरे शब्दों को आप नहीं बदल पाएंगे। हाँ, उसको ओवरलैप नहीं कर सकते, उसको उस पर कुछ ऐड ऑन नहीं कर सकते आप। ये ऐसे ही रिकॉर्ड होगा जैसा मैं बोल रहा हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी कुछ पंक्तियाँ काट सकते हैं, कुछ हटा सकते हैं यहाँ से, लेकिन अगर मैं बोलता हुआ नजर आऊँगा तो मैं ही नजर आऊँगा। हाँ, भविष्य में AI के जरिए बहुत कुछ किया जा सकता है, फिलहाल अभी नहीं हो पा रहा है। प्रिंट इंटरव्यू में क्या होता था, जो मैंने देखा कि अमूमन लोग तकनीकी रूप से उतने संपन्न नहीं थे, और सच कहूं तो टेप रिकॉर्डर खरीदने के भी पैसे नहीं थे लोगों के पास। रिकॉर्डर खरीदने के भी जर्नलिस्ट के पास पैसे नहीं होते थे, संस्थान उनको देता नहीं था। और फिर उनको लगता था कि सिर दर्द, कि मैंने पर्सन का इंटरव्यू किया, अब घर जाके उसको सुनो, फिर से सुनो और फिर लिखो, तो और फिर जितनी बात है उसको एडिट करो, उसमें से चीज़ों को निकालो, तो मेहनत तो है।
लेकिन अगर आप मेरे प्रिंट इंटरव्यू जब भी आप कभी पढ़ेंगे, मेरा एक ब्लॉग भी है चवन्नी चैप, वहाँ बहुत सारे इंटरव्यूज पढ़े हुए हैं अभी भी, या अब भी जब कभी मौका मिलता है, या इरफान वाली जो मेरी किताब है वो पढ़ें आप, तो उसमें देखेंगे कि वक्ता या जो इंटरव्यू देने वाला जो बोल रहा है ना, उसी के लफ्ज, उसी के शब्द, उसी की वाक्य संरचना मैं रखता हूँ। मैं अपनी तरफ बिना से कुछ कट किए। बिना कट किए ना, कट तो एडिट के हिसाब से थोड़ा सा होता है, ग्रामर के हिसाब से थोड़ा सुधार होता है, कुछ ऐसी बातें भी हाँ। छुपाई गई जो नहीं, छिपाने वाली बात तो नहीं होती है अमूमन, क्योंकि जिन लोगों का भी इंटरव्यू मैंने किया वो पूरे विश्वास के साथ किया। और हाँ, कभी कभी कुछ ऐसी बात आ जाती है कि तैश में हो या आवेग में हो, जोश में हो, लोग बोल जाते हैं, फिर उनको रियलाइज होता है कि नहीं, हमने कुछ अतिरिक्त बोल दिया, नहीं बोलना चाहिए था। तो इतना भरोसा मैं रख के चलता हूँ, या मैंने दिया उनको, कि अगर आप नहीं चाहेंगे तो नहीं आएगा। फिर मैंने उसको सुर्खी बनाया कि मुझे एक रहस्य मालूम हो गया है, मैं उद्घाटित कर दूं, बता दूं सबको। ऐसा मेरा कभी, मैं गॉसिप राइटिंग में था भी नहीं कभी, तो वो सब मैं नहीं करता था। मेरे लिए हार्ड न्यूज़ से बड़ा गॉसिप नहीं होता, उससे बड़ा गॉसिप हो ही नहीं सकता हार्ड न्यूज़ से ज़्यादा। तो मैं हमेशा हार्ड न्यूज़ में बिलीव करता रहा, वो करता रहा। इसी की वजह से क्या कि मैं, आप जैसा बोल रहे हैं उसी शब्दावली में आपकी बात सामने आए, इसके लिए मैं इंटरव्यू करता रहा। मेरे पास आज भी नहीं होगा तो 1000 इंटरव्यू हैं जो ऑडियो कैसेट में पड़े हुए हैं मेरे पास। मैं उसको डिजिटाइज करने के बारे में सोच रहा हूँ, फिर आलस्य होता है, फिर किसी दूसरे पर ऐसा भरोसा नहीं होता है कि सारा कंटेंट मैं उनको दूँ, कोई उसको ट्रांसक्राइब कर दे या फिर उसको डिजिटाइज कर दे। डिजिटाइज करने के साधन आ गए हैं ऐसा मैंने सुना है, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया है। कुछ मेरा आलत से भी है, कुछ बेपरवाही भी है जिसमें वो पड़ा हुआ है, लेकिन वो सारे इम्पोर्टेंट इंटरव्यू हैं। मतलब माधुरी दीक्षित के दिल तो पागल है के समय का इंटरव्यू है, या और सारी चीज़ें हैं। तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं मेरे पास, और मैं उसी खजाने से, बहुत बड़ा खजाना है मेरे पास एक तरीके से। तो कभी मन होता है तो कुछ उलीचता हूँ उसमें से, और वही लोगों के सामने रख देता हूँ थोड़ा बहुत। तो अभी भी बहुत कुछ है जो उसको मैं जाहिर कर सकता हूँ जी। एक गहरी फिल्म समीक्षा के लिए पत्रकार में क्या गुण देखना चाहते हैं, मतलब क्या गुण देखते, क्या होना चाहिए गहरी फिल्म समीक्षा के लिए जो डिटेलिंग में करे? नहीं, देखिए उसका स्पेस नहीं है अभी। दिक्कत क्या है कि ये सिर्फ समीक्षकों का दोष नहीं है, पत्रकारों का दोष नहीं है कि वे ऐसी समीक्षा कर रहे हैं। जब मैंने लिखना शुरू किया था, और खास करके जागरण में जब शुरू हुआ ये, तो मेरी चुनौतियां कुछ अलग थी। जागरण उत्तर भारत का बहुत पढ़ा जाने वाला अखबार रहा है, और उसको सभी उम्र के लोग पढ़ते हैं और सभी तबके के लोग पढ़ते हैं। नाई की दुकान पर भी पढ़ा जा रहा है, ठेले वाला भी पढ़ रहा है, बीएचयू के प्रोफेसर भी पढ़ रहे हैं, पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी पढ़ रहे हैं। तो मेरे लिए ज़रूरी था कि मैं एक ऐसी भाषा खोजूं या लिखूं जो रिक्शे वाले के सिर के ऊपर से न जाए, और प्रोफेसर साहब को ना लगे कि कितनी लेक्चर भाषा लिख रहा है। और वो एक दिन में नहीं हुआ, उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। लोगों को लगता है कि आप रिव्यू पढ़ लिए और चला गया। आज अभी 3-4 महीने पहले ही कोई आया था जो कह रहा था, मैं कहा यार अब लिखने पढ़ने का मन नहीं करता है, बोलने का मन नहीं करता है। कहा नहीं, आप लिखते बोलते रहिए, उससे फ़ायदा ये होता है कि आपको नहीं मालूम कौन क्या सीख रहा है आपसे, कि आप अपने रिव्यू में जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ना, वे शब्द अनायास आपके मुंह से आते हैं। ऐसा नहीं है कि आप स्क्रिप्ट लिख के बोल रहे हैं, लेकिन उन शब्दों का प्रयोग लोगों को नहीं आता है, या लोग जानते नहीं कि किसी चीज़ को बखान करने के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वैसे भी आप एक तरीके से मान लीजिए कि आप किसी क्लास में नहीं है, लेकिन आप सिखा रहे हैं लोगों को। अब ये एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी है एक तरीके से। तो वो एक हुआ। दूसरा, लिखने के लिए जो मैं सबसे पहले, मैं हमेशा से कहता हूँ कि समीक्षा के लिए सबसे पहले एक दर्शक होता है वो, और दर्शक होने के पीछे जो मैं इतिहास वाली बात कह रहा हूँ, और अपनी सोसाइटी को वो कितना जानता है।
मैं इस पर जोर देता रहा, लिखता रहा। अगर आप कोई अध्ययन करें, चूंकि दिक्कत यह है कि सिनेमा पर लिखे गए आर्टिकल्स का कोई अध्ययन नहीं होता है, बाद में कोई उसको पढ़ता नहीं है। जबकि कविता आप घटिया से भी लिखें तो उस पर शोध होते हैं, कहानी आप साधारण से भी लिखें तो उस पर शोध होते हैं। मैं तो कहता हूं कि मेरे सारे लिखे पर अगर कोई शोध करे तो उसको बहुत सारी प्रस्थापनाएं मिल जाएंगी, बताने के लिए मिल जाएगा। तो आपकी परवरिश, आपकी पढ़ाई लिखाई, और फिर जिस समाज से आप आते हैं और फिल्म जिस समाज के लिए बनाया जा रहा है, उन सबके बीच संतुलन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, यह देखना बहुत जरूरी है। बात बहुत गंभीर ना हो तो मैं कहूँगा कि हम लोग उत्तर भारत के हैं, हमारी एक अलग जाति है। जाति एक बहुत ही सोशियोलॉजिकल टर्म होता है। जाति सिर्फ कास्ट वाला नहीं, जाति यहाँ नेशन के अर्थ में होता है। तो हम हिंदी जाति के लोग हैं। वैसे ही एक तमिल जाति होती है, तेलुगु जाति होती है, इसमें तमाम कास्ट के लोग आ जाएंगे। हाँ, तो वो एक जाति, एक नेशन है हम। हाँ, भारत जो है तमाम ऐसे नेशन का बना हुआ एक नेशन है। तो रिव्यू करते समय मैंने अपनी समीक्षाओं में इस बात का ध्यान रखा कि अगर हम हिंदी फिल्म की समीक्षा कर रहे हैं तो हिंदी जाति जो है हमारी, जो पूरा हिंदी प्रदेश के एक सामूहिक सोच है हमारी जो बन गई है, उससे वो कितना मेल खा रहा है, या क्या उसके फायदे के लिए वो हो रहा है, या उसको कहीं से भी वो सर्व कर रहा है या नहीं कर रहा है। इन चीज़ों, ये बहुत बारीक चीज़ें हैं और बहुत ही डिटेलिंग में जाएंगे तब ये सारी चीज़ें दिखे। जो हो सकता है एक पंक्ति में बात आई गई हो, चली गई हो, किसी ने गौर किया हो, किसी ने नहीं किया हो, लेकिन मैं हमेशा से ये कोशिश करता रहा हूँ। इसलिए मेरे रिव्यूज़ थोड़े से पॉपुलर नहीं होते हैं। और मैं भी यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, मुझे मालूम है, मेरी अपनी सीमाएं मालूम है। मैं लिखता ज़्यादा अच्छा हूँ, बोलता उतना अच्छा नहीं हूँ, तो वो भी एक दिक्कत है। और मैं स्क्रिप्ट लिख के कभी नहीं बोला आज तक मैंने, तो वो भी एक समस्या है कि कई बार बोलने के बाद लगता है कि अरे ये सोचा था बोलने के लिए लेकिन रॉ में छूट गया वो, तो वो न लिख के बोलने की दिक्कत है वो सब। लेकिन ये चुनौतियां हैं, चल रहा है। और अब तो मैं जिस पड़ाव पे हूँ, जहाँ हूँ, वहाँ खुद को मैंने बहुत ही स्थिर कर लिया है और बड़े आराम से रहता हूँ, मैं काम करता हूँ। पेड रिव्यू के चलन को किस तरह देखते हैं? क्या ये पहले भी था? पेड रिव्यू तो था ही, शुरू से ही था। मैं आज से नहीं, मेरे आने के पहले से है पेड रिव्यूज, और वो चलता है। पहले बोलबाला कह सकते हैं, बोलबाला बहुत ज्यादा बढ़ गया, मोस्टली 90% पेड रिव्यूज का ही सिलसिला चलता है। नहीं, अभी रिव्यूअर्स ज्यादा हो गए हैं। ओके। पहले मुश्किल से देश भर में 10 रिव्यूअर होते थे, पूरे देश भर में? हाँ। तो सारे अखबारों के साथ होते थे, वो इंडिपेंडेंट कोई होता नहीं था उस तरीके से, तो वही 10 लोग अखबारों में लिखते थे, तो वो 10 ही रिव्यू है, ज्यादा से ज्यादा 20 कर लो उनको। हाँ, अभी कितने रिव्यूअर हैं? हर शहर से आप गिन नहीं सकते। हर सोशल मीडिया का प्रैक्टिशनर जो है सो रिव्यूअर है। हाँ, रिव्यूअर, मैं इसको चुनौती के तौर पर भी लेता हूँ, लेकिन मैं इसको टालता नहीं हूँ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो बोल रहा है, आप देखेंगे रिव्यूअर जो सोशल मीडिया पे आते हैं, तमाम लोग आते हैं, कौन 2 महीने रहता है, कौन 4 महीने रहता है, कौन 10 महीने रहता है, कौन 2 साल रहता है, कौन 5 साल रहता है। 5 साल से ज्यादा तो मैं किसी को देख नहीं पाया अभी तक, किसी को नहीं देखा मैंने 5 साल से ज्यादा लंबा समय तक टिक गया हो कोई रिव्यू करता हुआ। वो किसी और फील्ड में चला गया हो, जर्नलिज्म में ही हो, लेकिन कुछ और करने लगा हो, और सब कोई धंधे के चक्कर में है, धंधा करना है, पैसा कैसे ज्यादा कमा लें, पैसा कैसे ज्यादा आ जाए, तो वो बाकी चीजों में चले जाते हैं, तो फिर रिव्यू रुक जाता है। बेहतर रिव्यू के लिए जरूरी है कि अब तो सुविधा होगी, अब तो अगर आप सोशल मीडिया, ये OTT प्लेटफॉर्म पे एक ही फिल्म को आप 2 बार 3 बार देख सकते हैं। हम लोग के समय में ऐसी सुविधा नहीं थी, लेकिन हम लोग जब लिखना शुरू कर रहे थे उस समय ये सुविधा थी कि हम लोग को फ्राइडे प्रेशर नहीं था। हम लोग फिल्म फ्राइडे को देखते थे, थर्सडे को देखते थे, कभी कभी वेडनेसडे को देखते थे, लेकिन रिव्यू संडे को आता था। सारे लोगों के रिव्यू संडे को आते थे, तो उस हिसाब से सब कोई आराम करता था। फिल्म देख के आप निकले, दोस्तों से बात कर रहे हैं,
शेयर भी कर रहे हैं एक दूसरे से प्रभावित भी हो रहे हैं, फिर बना के लिख रहे हैं। हाँ, ऐसे ही रॉ में आकर कुछ भी एक झोंक में बोल नहीं गए, लिख नहीं गए, तो वहाँ एक गंभीरता नहीं कहूँगा, एक स्थिरता होती थी, जिसकी वजह से किसी का भी रिव्यू उठा के पढ़ लें आप उस जमाने के, तो उसमें एक शैली मिलेगी, उसमें एक अलग तरीके का विवरण मिलेगा, वो सारी चीजें थी। अभी वो जल्दबाजी का जो चक्कर है ना कि फिल्म देखते हुए रिव्यू कर देना, ये छटपटाहट क्यों है? और ये छटपटाहट सिर्फ फिल्म रिव्यू को लेके नहीं है। आपका दोस्त एक बीमार पड़ा और कहीं से भी हल्का भी संदेह हुआ कि चला गया, तुरंत आप शोक जाहिर कर देते हो। आप उसके घर वाले का इंतजार भी नहीं कर रहे हैं कि घर से कोई सूचना मिले, उसके परिवार से कोई सूचना मिले। ये सिर्फ सेलिब्रिटीज की बात नहीं है। मेरी अभी एक कजिन ने उसका देहांत हुआ हाल में 15 दिन पहले, और मैंने देखा कि मेरे मित्र जो उसे भी जानते थे, मुझसे पहले उसके मृत्यु की सूचना दे रहे थे। मैंने सबसे पहले सूचना आपको दी, मैंने सबसे पहले आपको बताया, और ये बोलते हुए भी नजर आ जाएंगे लोग, हमने सबसे पहले आपको बताया था। अरे सबसे पहले बताया था, लेकिन क्या बताया था आपने? तो मैं तो चाहता हूं कि कोई ऐसा रिव्यूअर आए कहा कि देखिए मैं सबसे बाद में आपको बता रहा हूं। हाँ, उस पर लोग ज्यादा गौर करेंगे कि ये संभल कर सबसे बाद में बता रहा है, इसने सब कुछ देख पढ़ लिया है। अब सर, ये रिव्यू का जो मेथड है, अभी आपने पेड रिव्यू के बारे में बात किया कि चलन पहले भी था, क्या उस वक्त जब आप दैनिक जागरण में भी आपने काम किया है, भास्कर के साथ भी काम किया आपने, क्या स्वतंत्रता मिलती थी या आप लिमिटेशन में होता था कि इसके दायरे के बाहर नहीं जाना है, या आपको फ्रीडम भी मिलता था कि आप अपने मन से कुछ कर सकते हैं उसमें? रिव्यू लिखने में? जी, रिव्यू लिखने में। नहीं, रिव्यू में मेरे ऊपर तो कभी कोई पाबंदी नहीं रही। मुझ पर अपने मालिकों का, जो संपादक में उनका, कभी कोई दबाव नहीं रहा मेरे ऊपर। किसी भी न्यूज को लेके भी? किसी भी न्यूज को लेकर के नहीं, कभी नहीं रहा। वो डिपेंड करता है कि आपकी अपनी पर्सनैलिटी क्या है, और वो आप कैसे अपने मालिकों से और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से बिहेव करते हैं। मैंने मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री को जोड़ने की कोशिश की सबसे पहले, और मीडिया टाई अप का काम हमने शुरू करवाया, जो अच्छी तरह याद है मुझे, तो ये 1980 2000 में ये कौन है प्यार है सबसे पहली बड़ी मेजर फिल्म थी, जिसको लेके मैं कानपुर गया था, और ऋतिक और राकेश जी, अमित शाह सब गए थे वहाँ पे। उस समय भी, उसके बाद भी मेरा हमेशा से इन लोगों से भी कहना रहा, मालिकों से भी कहना रहा कि हम लोग टाई अप करेंगे, हमें उन्हें जो देना है वे हमें जो देंगे, वो मालिकों के बीच है अपना। और वो अच्छी खासी रकम होती थी, छोटी मोटी रकम नहीं होती थी, लेकिन उसमें तय होता था कि हम कितने राइटअप्स आपको देंगे, राइटअप्स का कंटेंट क्या होगा वो हम डिसाइड करेंगे। प्रोडक्शन टीम मतलब प्रोड्यूसर डिसाइड करेंगे या हम मतलब आप डिसाइड करेंगे? ओके, उसमें उनका हस्तक्षेप कुछ भी हो नहीं सकता? वो फीड करेंगे हमें, जैसे हम जानना चाहते, हटा दीजिए या ऐड कर दीजिए। हटा नहीं दीजिए, कैसे? वो फीड इस तरीके से करेंगे कि अगर हमें आपका, मान लीजिए राकेश रोशन की ही फिल्म आ रही है, तो राकेश जी मेरे लिए अवेलेबल रहेंगे इंटरव्यू देने के लिए। फिर मैं या मेरा रिपोर्टर तय करेगा कि उसको क्या इंटरव्यू करना है। हाँ, ये कोशिश होगी कि इंटरव्यू पॉजिटिव वे में जाए। लेकिन और उसमें ये मैंने साफ रखा होता है कि आप कहिए ना कि मैं दुनिया का सबसे महान निर्देशक हूँ, या कोई अभिनेता कह रहा है कि मैं दुनिया का सबसे महान अभिनेता हूँ, तो मैं कोट करके डाल दूंगा कि फलाना व्यक्ति ने कहा कि वो दुनिया का सबसे महान अभिनेता है। ओके, तरीका चेंज कर देंगे प्रेजेंट करने का। मैं नहीं कह रहा हूँ कि किसी भी कला, मतलब रोहित बहुत महान अभिनेता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। रोहित अपने ही शब्दों में कह रहे हैं, या रोहित का कोई दोस्त कह रहा है कि रोहित महान अभिनेता है, मतलब उनकी बात भी रख ली हमने। हाँ। और अपने ऊपर भी नहीं लिया कि हम कह रहे हैं। फिर उसके बाद हमने ये रखा था कि आप सब कुछ ये सारा हम आपके फेवर में करते रहेंगे। हाँ,
जिसके लिए आपस में आपका जो भी तय हुआ है पब्लिकेशन हाउस और आपके बीच में, वो निश्चित है, वो भी हमें मालूम रहता था क्या हुआ है। लेकिन रिव्यू जो मुझे लिखना है वही मैं लिखूंगा। मुझे फिल्म जैसी लगेगी वैसा ही मैं लिखूंगा, और मैं हार्श कभी नहीं हुआ, कभी बिलो द बेल्ट भी कभी नहीं लिखा मैंने कभी किसी की आलोचना भी की, फिल्म की मैं निंदा भी की, तो भी मुझे याद है कई सारे कलाकारों ने, निर्देशकों ने बुला के कहा कि अजय जो आपने ये किया ना, ये तरीका होता है, ऐसे आप मेरी आलोचना करेंगे तो कहाँ बुरा लगेगा। देखिए मैं उसके बाद बुला के आपके साथ चाय पी रहा हूँ, आपने मेरी खिंचाई भी की है, लेकिन ऐसी खिंचाई नहीं है कि मुझे नंगा कर दिया है आपने। तो एक बदतमीजी नहीं होनी चाहिए लेखन, कमी बताना, हाँ, ताकि वो कमी- अगली बार वो उन चीजों पे फोकस और करें। इसका फायदा मुझे ये हुआ, फायदा कह लें या मतलब लोगों का विश्वास इतना हासिल हुआ मेरे रिव्यूज, मेरे आर्टिकल्स, कि कई सारे कलाकार, महिला पुरुष, हर तरीके के कलाकारों के साथ मैं घंटों बैठा हूँ, उनके साथ उनको सुनना, उनकी तकलीफों को सुनना, उनकी मुश्किलों को सुनना, ये होता रहा है जो कहीं लिखा नहीं गया। मैंने कहीं बताया नहीं कि वे क्या बातें कर रहे थे, वे क्या जानना चाह रहे थे, या उनकी क्या मुश्किलें थी, और इससे भी विश्वास हासिल हुआ। नतीजा ये है कि मैं रिटायर हो चुका हूँ, 8 साल से मैं किसी से नहीं मिलता हूँ मैं, और कहीं इवेंट पर नहीं जाता हूँ मैं, सिर्फ फिल्म देखने जाता हूँ मैं ज़्यादा, या कभी कोई ऐसा बहुत करीबी इंटरव्यू आ गया या इवेंट आ गया तो कोई और प्रेशर काम कर रहा है वहाँ पे व्यक्तिगत, तो चला जाता हूँ मैं। लेकिन मैं देखता हूँ कि जैसा भी आई वांट टू टॉक देखने के बाद मुझे फिल्म अच्छी लगी, मैंने अभिषेक को मैसेज डाला, तुरंत जवाब आया कि मतलब आपने देख ली, अच्छा लगा मुझे, मिलते हैं जल्दी, फिर मुलाकात हुई। तो या अभी जो रोशन पार्टी थी, मुझे ताज्जुब हुआ कि राकेश रोशन जी को कितनी पुरानी दोस्ती, लगभग 10-12 साल के बाद उनका कॉल आया, अजय आप कहाँ हैं, बम्बई में हैं, आप संडे को आइए, हम लोग पार्टी कर रहे हैं। पार्टी में गया तो वहाँ मीडिया थी नहीं, मतलब मीडिया के मुश्किल से 4 लोग थे, वो चारों हमारी ही उम्र के लोग थे, आज का कोई भी मीडिया नहीं था वहाँ पे। तो यही हमारी कमाई है, हमने पैसे नहीं कमाए और न कभी कमाना चाहा हमने, लेकिन जिसको कह लें इज्जत बहुत कमाई। और हिंदी में उसके सब लिए बड़ा अच्छा शब्द है मेरे पास, प्रेमादर, जिसमें प्रेम भी हो और आदर भी हो, ये दोनों एक साथ हमने कमाया है। तो ये सब लिखने पढ़ने की वजह से होता है, और आप कितने ऑनेस्ट होके काम करते हैं उससे होता है। बाकी कमाने के आज तौर तरीके बदल गए थे, जो दुनिया है जैसी चल रही है उसमें आप बहती गंगा में सब हाथ धो रहे हैं, सब कुंभ नहा रहे हैं। हाँ। इरफान पे आपने जो किताब लिखी थी वो बहुत पढ़ी जा रही है, लोग पसंद कर रहे हैं। आपकी मित्रता कैसे हुई इरफान से, थोड़ा उस पर प्रकाश डालेंगे आपसे? मित्रता तो मेरी इसलिए हुई, ईशान और इरफान दोनों नाम लिए मैंने। जी जी, शुरू में। तो ईशान इनके सीनियर थे, ओके। इरफान के। जी। और ईशान की पत्नी अलका श्रीवास्तव, वो मेरी बहन है, फुफेरी बुआ की लड़की है। तो आने के बाद जब मैं आ गया बॉम्बे, तो इन लोगों से मुलाकात, रिश्ते में ही है, तो उससे मुलाकात हुई। तो इरफान जब पहली बार बॉम्बे आए थे तो उन्हीं के साथ ठहरे थे, जो शुरू में हर व्यक्ति के साथ होता है, नए शहर में जब भी आप जाते हैं तो किसी परिचित दोस्त रिश्तेदार के यहाँ रुकते हैं, ऐसा ही था। उसके बाद से फिर एक मुलाकात तो वैसे हो गई, 1-2 मुलाकातें। फिर मैंने बॉम्बे आने के बाद पहला मेजर काम किया था चाणक्य। तो चाणक्य का मीडिया कोऑर्डिनेटर था मैं, और चाणक्य में ये काम कर रहे थे इरफान। 8 एपिसोड किया था, तो उस समय भी दोस्ती हुई। फिर एक पारिवारिक रिश्ता भी था, वो मेरे घर भी आते थे, घर पे आना जाना, खाना पीना, ये सब चलता रहता था। ऐसा नहीं कि हर हफ्ते आ रहे हैं, लेकिन ये था कि एक दोस्ती थी, आते जाते थे। तो उसकी वजह से वो दोस्ती रही। और ये जो किताब आई है, ये किसी प्लान के तहत नहीं आई थी,
ये मैं लगातार, चूंकि मैं जिससे भी मिलता हूँ मेरे पास, जो मैं बता रहा हूँ कि इंटरव्यूज पड़े हुए हैं सारे, बहुत सारे। तो अब एक दिन मैं ऐसे ही टटोल रहा था तो प्रियंका चोपड़ा के 12 इंटरव्यू हैं मेरे पास। वो जब फर्स्ट टाइम बॉम्बे आती हैं तब के इंटरव्यू से लेकर के उनके हॉलीवुड जाने तक के बातचीत है। तो मैं चाहूँ तो आराम से एक किताब उसकी बन सकती है। ये उस समय की बातें हैं जब वो आई थी, जैसे सोचती थी। तो ऐसे ही इरफान के साथ था। तो उनके देहांत के बाद हालांकि लोगों ने तुरंत कहा था कि आप किताब कीजिए एक उनके ऊपर। मैंने कहा नहीं, ये तो कुछ जल्दबाजी में लिया गया और गलत फैसला है, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी का भी देहांत हुआ है और अभी मैं जा भी नहीं सका था, जो उनको दफनाया गया उस समय कोविड चल रहा था। फिर बाद में 1-1.5 साल के बाद मुझे लगा कि मेरे पास जो चीज़ें हैं उनकी, वो कम से कम लोगों तक आ जाए। तो ये करते हुए मैंने वो किताब कर दी। किताब में सर एक शीर्षक ऐसा था कि यहाँ मतलब यहाँ टैलेंट से काम नहीं मिलता, नेटवर्किंग से मिलता है। क्या ये इरफान के शब्द थे? बिल्कुल। थोड़ा उसके बारे में थोड़ा सा। नहीं, वो तो देखिए जग जाहिर है ये बात, बॉम्बे के में तो सब कोई जानता है, इंडस्ट्री में भी सब कोई जानता है। नेटवर्किंग उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया था। यहाँ टैलेंट से नहीं, नेटवर्किंग से काम मिलता है। ये पहला ही इंटरव्यू था और ये इंटरव्यू 2003 या 4 में किया गया था, जब वो पहला मेजर लंबा इंटरव्यू है वो। आप उस इंटरव्यू को पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें भी मिलेंगी उसमें जी। तो इरफान को जो दिक्कत हुई थी यहाँ आने के बाद, वो नेटवर्क न होने की वजह से ही हुई थी। जो इरफान तो 91-92 में ही आ गए थे बॉम्बे, उसके पहले ही आ गए थे। और जो उनकी पहचान बनती है जो, वो हासिल के बाद जाके बनती है, या वैरियर आ जाती है उसके बाद बनती है। तो ये 15-16 साल का समय किसी भी कलाकार के लिए, तो कलाकार तो टूट जाते हैं इतने में, वापस चले जाते हैं, कुछ और करने लगते हैं। इरफान में ये खूबी थी कि उन्होंने अपने को संजो कर रखा और खुद को हमेशा तैयार रखा। जैसे रेस के घोड़े होते हैं ना, हमेशा तैयार रखे जाते हैं, रेस की डेट कब आ जाएगी, और ऐसा नहीं होगा कि रेस के 5 दिन पहले उनको तैयार कर लिया जाए। तो अभिनय हो या किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, तो वहाँ आपकी हमेशा तैयारी रहनी चाहिए। आप देखिए कि इरफान के बैच के लोग हों, इरफान के जूनियर सीनियर हों, सब ने अपने फिजिक को क्या कर लिया। 15-16 साल आपको काम नहीं मिलेगा तो आप ऐसे ही फैल जाते हैं और शारीरिक दिक्कतें पैदा हो। नहीं, उन्होंने कैसे संभाल के रखा खुद को, फिजिकली संभाल के रखा, मेंटली संभाल के रखा, अपने टैलेंट को संभाल के रखा, उसको खर्च नहीं होने दिया। और फिर जब मौका मिला तो हम देखते हैं कि इरफान कहाँ से कहाँ पहुंच गया। तो मेरी बातचीत उनसे लगातार होती रहती थी और इस इंटरव्यू के पहले भी काफ़ी बातचीत होती थी, जिसमें उनकी चिंताएं, उनकी परेशानियां, वो सब मैं सुना करता था, कैसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तब से लेकर अभी तक, अभी भी नए अभिनेताओं, मतलब लास्ट का नाम नहीं लूँगा मैं, लेकिन इन लोगों के जीवन में जो चलता रहा है, या कैसे हम खुद को प्रमोट करें, कैसी फिल्में करें, ये सारी बातें होती रहती हैं, होती जाती हैं। कई सारे नए कलाकार, अभी जो मैं जहाँ पहुँच गया हूँ, वो ऐसे भी नए कलाकार आए हैं जिन्होंने कहा कि नहीं आप आइए, मेरे पास बैठिए, 1-2 घंटे बताइए जवाब कैसे देना है, कैसे बात करनी है, क्या होता है, कैसे होता है, कैसे ट्रीट करूँ मैं जर्नलिस्ट जब आते हैं तो उनसे कैसे बात करूँगा। ये सारी चीज़ें भी होती रहती हैं। लोग आते हैं, पूछते हैं, जितना मैं जानता हूँ बता देता हूँ। किसी को फायदा हो जाता है, कोई लाभान्वित होता है तो याद रखता है, कुछ लोग भूल भी जाते हैं, तो वो तो चलता रहता है। इरफान के बारे में सर शायद हमने कहीं सुना है कि आपका ही शायद कोई आर्टिकल पढ़ा जिसमें जिक्र था कि वो इलेक्ट्रीशियन भी थे, जब शुरू में मुंबई आए काम करते थे, तो किसी के घर वो एसी ठीक करने गए थे, उन्हें पता नहीं था कि वो किसी फिल्म स्टार का घर है। वो क्या किस्सा था, थोड़ा सा बताइए सर। नहीं देखिए, वो उनके जो एक परिवार तो उनका बहुत पहले अच्छा समृद्ध परिवार रहा था, जमींदार परिवार था, लेकिन जैसा कि उथल पुथल होता रहता है तो परिवार की स्थिति उतनी अच्छी नहीं रह गई थी। तो उनके पिता जो छोटा मोटा धंधा करते थे तो चाहते थे कि बेटा बेरोजगार न रहे, इसके लिए उन्होंने कहा कि चलो तुमको इलेक्ट्रिशियन की ट्रेनिंग दिलवा देते हैं, नहीं कुछ होगा तो एक
इलेक्ट्रिशियन की दुकान खोल देंगे, बल्ब बेचना और लोगों का इलेक्ट्रिक ठीक करना। तो उसी ट्रेनिंग के तहत कह लें कि फील्ड ट्रेनिंग के लिए उनको बॉम्बे भेजा गया था, या उनका ग्रुप आया होगा बॉम्बे में, और उस दरमियान उनको कहीं एसी ठीक करने गए, और उनको पता नहीं था, मतलब सामान्य एक 18-20 साल का लड़का, उसको क्या इतनी जानकारी, या तब तक ऐसा ध्यान भी नहीं था। तो बाद में पता चला उन्हें कि ये राजेश खन्ना का घर है, कि वो घर राजेश खन्ना का। राजेश खन्ना का घर था। और स्टेज पर राजेश खन्ना की और मिथुन चक्रवर्ती की एक्टिंग किया करते थे, वो गाने वाने गाया करते थे, जो गांव घर में जो स्टेज बनता है, और दशहरा, दिवाली और इस तरीके के फेस्टिवल्स में जो प्रोग्राम होते हैं, तो अब आएंगे फलाने साहबजादे इरफान खान आके ये गाना पेश करेंगे, तो मैं उसी अंदाज में वो मेरे सपनों की रानी या कुछ और गा दिया अपना, ये चलता था। वो जो होता है इन्फेचुएशन एक सिनेमा का, वो रहा होगा। फिर ये टायर की, वो टायर ठीक करने का काम जो होता है, पंक्चर बनाना, वो सब टायर की रिटेयरिंग होती है, ये सब भी काम सीखा हुआ था उन्होंने, कि उसका भी धंधा था उनका। तो उन लोग बाद में जब NSD गए और फिर धीरे धीरे चीज़ें बदल गई, तो ये सब इनिशियल एक बेसिकली एक पिता की चिंता की बेटा बेरोजगार न रह जाए, कुछ ना कुछ काम उसको रहे, आजीविका चल सके, इसके लिए सारी ट्रेनिंग दी गई थी। सर आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप बहुत कम जाते हैं, ना के बराबर जाते हैं, और ये कल्चर कुछ टाइमों से चल रहा है कि मीडिया से ज्यादा तवज्जो इन्फ्लुएंसर को दिया जाता है, ऑडियंस में पेड ऑडियंस बिठाए जाते हैं। यहाँ तक कि मैं नहीं बोल रहा, यहाँ तक कि डायरेक्टर कबीर खान ने भी ललन टॉप के इंटरव्यू में कहा था उन्होंने कि ऑडियंस जो बिठाए जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आवाज लगाने के लिए, चिल्लाने के लिए, पेड होते हैं। वो इस कल्चर को किस तरह देखते हैं आप? नहीं, अभी पूरा मामला ये होगा कि जो जितना शोर करेगा उसको लोग उतना ज्यादा सुनेंगे, और ये भी कहा जाता है कि आप कितना दिखाई पड़ रहे हैं सोशल मीडिया पर, आपके वीडियोस, आपके मीम्स, आपके जो भी वायरल हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, या कितने इन्फ्लुएंसर आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे मालूम है कि बहुत सारे कलाकार, खास करके स्टार, बहुत पैसे खर्च करते हैं इस मामले में, और एक अच्छी खासी रकम उनकी जाती है ताकि वे हवा में दिखाई पड़ते रहें, उनकी पतंग उड़ती रहे, ये पता चलता रहे कि वे उड़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। है प्रेस कॉन्फ्रेंस का तो मैंने खुद ही लिखा था, शाहरुख खान वाला जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, जवान या पठान का, मुझे याद नहीं किसका था, तो उससे निकल के मैंने कहा था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं था, ये फैंस कॉन्फ्रेंस था। और उसको काफ़ी लोगों ने, मैंने फेसबुक पर मेरे ख्याल 25-30 लाख तक उसकी रीच गई थी, और 100-150 लोगों ने शेयर किया था उसको। अच्छा नाम दिया, फैंस कॉन्फ्रेंस। हाँ, फैंस कॉन्फ्रेंस था। तो कुछ चीज़ें मैं आज भी बोलता, लिखता था। अभी जैसे करण ने जब कहा कि अब हम रिव्यू नहीं करेंगे, फिल्म नहीं दिखाएंगे क्रिटिक को, तब भी मैंने लिखा था, उसको भी लोगों ने पसंद किया। तो मेरे बातचीत में एक ज़माना ये भी था कि शाहरुख खान ने मुझसे बोलना बंद कर दिया, बातचीत बंद कर दी, 5 साल तक उन्होंने बात नहीं की। लेकिन ऐसा नहीं होगा उस 5 साल के दरमियान में उनके खिलाफ कुछ लिखने लगूं या उनकी निंदा करने लगूं, ये नहीं। किसी वजह से वे दुखी हैं, किसी वजह से वो नाराज हैं, 5 साल उन्होंने बात नहीं की, 5 साल के बाद फिर उन्होंने बात की तो बहुत अच्छे से फिर बातचीत हुई, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज़ें अब अभी क्या है कि पल में तोला पल में मासा वाला मामला है, लोहे की तरह तुरंत गर्म तुरंत ठंडा चलता रहता है। पत्रकारों के अंदर भी धैर्य नहीं है, हाँ? और कलाकारों और स्टार के पीछे तो वो हमेशा हुक पे रहते हैं, हमेशा एज पे रहते हैं। उनको ये यही नहीं, दिलीप कुमार के ज़माने से भी यही चला आ रहा होगा, लोगों को भी अपने लिए चिंता रहती थी, परेशानी रहती थी, लेकिन तब साधन नहीं थे इतने, तब इतने तरीके नहीं थे, लेकिन परेशान तो वो भी होते थे। अमिताभ बच्चन ऑपरेस हो गए थे, आमिर खान ऑपरेस हो गए थे, ये सारा सब कुछ इसी वजह से हुआ होगा ना। तो ये सिलसिला चलता रहता है। हाँ, अब तब्दीलियाँ आ गई हैं, जो आप कह रहे हैं कि बहुत ही मार्के की बात है कि फैंस बैठते हैं, तालियां बजाते हैं। शुरू में प्रीव्यू शो में भी फैंस को बिठा दिया जाता है, जिसको लेके मैंने काफ़ी ऑब्जेक्शन किया, लेकिन क्या करेंगे अब, तूती की आवाज़ कौन सुनता है नगाड़ों के बीच में।
लेकिन अपनी बात कहते रहना चाहिए और मैं उसी में बिलीव करता हूँ। अब तो मैं जिस पोजीशन पे हूँ, जहाँ हूँ, जिस अवस्था में हूँ, वहाँ न लेना एक न देना दो। तो जो मन में आए बोलो, जो मन में आए लिखो। पहले भी कभी मैंने किसी के दबाव में कुछ नहीं किया, अब भी किसी के दबाव में कुछ नहीं करता हूँ। तो ये तब्दीलियां आ गई हैं और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन मेरा पूरा यकीन है, भरोसा है कि ये सारी चीज़ें एक समय के बाद फिल्टर हो जाएंगी। और दर्शक बेवकूफ़ नहीं है, दर्शक भी खूब समझता है। जो शोर होता है ना, उसके बावजूद आप देखिए कुछ फिल्में चलती हैं, कुछ नहीं चलती हैं। शोर तो एक ही जैसा हो रहा है, जी। हाँ, लेकिन वो दर्शक भांप लेता है। और कुछ कुछ शुरू में मैं ऐसा कहता था, अभी भी मेरा मानना है, जैसे इलेक्शन की घोषणा होने के साथ मतदाता लगभग तय कर लेता है कि उसको किसको वोट देना है। फिर आप लाख प्रचार करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके थोड़ी सी तब्दीली होती है, 2-4% की होती है। पीआर और ये सारे शोर शराबे का जो मामला होता है ना, वो 5% का होता है बस। बाकी ऑडियंस खुद डिसाइड करती बाकी है। ऑडियंस हमेशा से, जैसे जब मैं एक्टिव जर्नलिज्म में था, स्टार लोग मिलते थे या मैं किसी को पसंद करता था, मैं बहुत ही बायस्ड किस्म का आदमी रहा हूँ, पत्रकार रहा हूँ। खास करके नॉर्थ से जो आ रहा है, जो अंडरडॉग है, मैं हमेशा उसके समर्थन में रहा, उसके साथ रहा मैं। तो उनके बारे में लिखता पढ़ता रहा, जिसको कोई नहीं जानता उनके बारे में तब लिखता था मैं। तो मैं उनसे भी यही कहता था कि देखिए, आप जो परफॉर्म कर रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं, तो मान लीजिए उसको ऊंचाई के हिसाब से नापें, तो सबका काम जो है 4 फीट के ऊपर में है। तो मेरे लिखने से या मेरे बोलने से आपका काम 4 फीट 1 इंच हो जाएगा, हाँ। लेकिन वो 4 फीट आपको हासिल करना होगा। मैं 3 फीट से, मेरे काम से 2 ही इंच 1 इंच फर्क पड़ेगा। तो अगर आप 3 फीट में ही हैं तो 3 फीट 1 इंच होगा, वो 3 फीट 2 इंच होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो टैलेंट तो आप में होना ही चाहिए ना। टैलेंट आप में है तो बाकी टैलेंटेड के बीच में आपको थोड़ा सा हमारे लिखने से, हमारे पीआर से या हमारे मीडिया कवरेज से आपको उतना का फायदा हो सकता है। और ये लोग नहीं महसूस कर पाते, कई बार समझ में, वो कहते हैं कि पैसा डाल दो तो सब हो जाएगा, नहीं होता है। ओटीटी के नाम पे सर फिल्म या वेब सीरीज में सारी हदें पार की जा रही है, आप देख ही रहे होंगे सर। इस चलन को किस तरीके से आप देखते हैं, क्या किस हद तक जायज है? नहीं, मेरा नजरिया दूसरा है सारी चीजों को लेकर के। ऐसे मैं हद किसी चीज की नहीं मानता, कुछ भी बेहद नहीं होता, कुछ भी अनर्गल नहीं होता। सेक्स, हिंसा, वायलेंस, ये हर देश में, हर जगह ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट है कि हम उसको पसंद करते हैं। हम ट्रैफिक में कहीं चले जा रहे हैं, कोई दुर्घटना होती है तो हम रुक जाते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई पहाड़ अच्छा दिख गया हो तो आप रुक गए हो वहाँ पे देखने के लिए पहाड़ को। ये मानव स्वभाव है। घर में ही कोई और बुरी बात हो जाती है तो सारा परिवार इकट्ठा हो जाता है। नहीं तो नॉर्मल लाइफ में सब कोई अपना भाग रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, सब कोई ऐसे चल रहा था। तो और जो ओटीटी पर, मैं तो इसका जश्न मनाना चाहिए कि ओटीटी कुछ आपको आया जिसपे ओटीटी आपको इतनी आज़ादी दे रहा है कि हर तरह की चीज आप वहाँ देख सकते हैं। और जो ये लोग शिकायत करते हैं कि मैं परिवार के साथ नहीं देख सकता, मैं ये नहीं, भाई ओटीटी पर अभी शुरू में तो नहीं था, लेकिन अब बजाता लिख के आता है, 13 साल 16 साल 18 साल लिख के बता रहा है ना वो आपको। इसके बावजूद आपका अपने परिवार पर नियंत्रण नहीं है, आपका अपने बच्चों पर नियंत्रण नहीं है। क्या जरूरी है कि आप अपने पारिवारिक जीवन में आप बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी करते हैं जो बच्चों के सामने नहीं करते हैं। तो इसका मतलब क्या कि बच्चों को सब चीज में इन्वॉल्व किया जाए? नहीं। क्यों बच्चों के साथ अब अगर एडल्ट फिल्म है तो है एडल्ट फिल्म ना, क्या जरूरी है उसके साथ कि बच्चों के साथ जाएं आप देखते हैं? उसने तो घोषित कर दिया ना कि एडल्ट फिल्म है वो। और क्या हम इतने एडल्ट नहीं हैं, हम इतनी समझदारी नहीं रखते कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है? हम किन चीजों से 18 साल से अधिक आपकी उम्र है तो आप कैसे प्रभावित हो जाएंगे किसी के गाली, वायलेंस और सेक्स से?
कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई कमजोरी है, कहीं ना कहीं आपके अंदर बहकने के चांसेस हैं, या आप इमेच्योर हैं, आप डेवलप नहीं हो पाए हैं। तो ये सारी दिक्कत, अब जैसे दिक्कत ही क्या है कि हमारे देश में लोग, पत्रकारों का भी और दूसरे लोगों का भी एक्सपोजर नहीं है, घूमना फिरना नहीं है, आप देश विदेश नहीं गए हैं। अब लड़कियों का, मैं सामान्य सी बात कहते हैं, लड़कियां क्या कपड़े पहने, ये तय करने वाले ज्यादातर पुरुष लोग हैं कि उन्हें जो अच्छा लगता है वो आप पहने, उन्हें जो मर्यादित लगता है वो आप पहने। मर्यादा क्या है? मेरा तो मानना है कि आप लड़कियां जितने कम कपड़े पहनेंगी ना, सोसाइटी में सेक्स वायलेंस उतना कम हो जाएगा। एक बार आदत लग जाए आपको ना, आप यूरोप जाइए, आप यूएसए जाइए, कहीं भी जाइए, औरतें घूम रही हैं, लड़कियां घूम रही हैं, उनकी छातियां आपको दिख रही हैं, आप उत्तेजित नहीं होते हैं ना। आप यहाँ मेट्रो में किसी लड़की की छाती आपको दिख जाए तो मांगे 4 पुरुष वहां खड़े होकर उसको घूर रहे होंगे। ऐसा इसलिए कि आपकी सोसाइटी में ये ओपन नहीं है, ये ओपननेस नहीं आ पाया है, कहीं ना कहीं दिक्कत है, प्रॉब्लम है। अगर ये होने लगेगा, घर में किसी जबरदस्ती दुपट्टा, और दुपट्टा फॉर्म एक बहुत अच्छा है, जो सलवार समीज कमीज के साथ आप दुपट्टा लें, एक एलिगेंस है उसमें, वो होता है। लेकिन अगर कोई बगैर दुपट्टे के जा रहा है तो आपको क्या दिक्कत है? ये उसकी समस्या है कि उसको क्या कैसा फील हो रहा है। ये सामान्य सी बात, एक बहुत छोटी सी बात कह रहा हूं मैं। यही चीज अगर सिनेमा में भी लागू करें आप, तो सिनेमा में नग्नता क्या है? आपने विदेशी फिल्में देखी होंगी जहां फुल न्यूड बड़े एक्टर, मशहूर एक्टर दिखाई पड़ते हैं आपको। लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि एक किसी एक्ट्रेस को आपने न्यूड देख लिया तो उसके बाद सड़क पे आप उसको छेड़खानी करने लगे। यहाँ तो हो जाता है, बिपाशा बसु के साथ ऐसा हो चुका है। जिस्म के बाद जब वो ट्रेवल कर रही तो लोगों ने कहा आप जिस्म जैसी फिल्म कर रही, तो इसमें क्या दिक्कत है, किसी ने छू लिया आपको तो। ऐसे इंसिडेंट हुआ था। हाँ, लेकिन पर्दे की मल्लिका शेरावत ने झगड़ा किया था। मल्लिका शेरावत की जब फिल्म आई थी मर्डर, काफी बोल्ड सीन थे, या उसके पहले कौन सी फिल्म थी जिसमें 18 चुम्बन लिए थे उसने। उसके बाद एक बड़े पब्लिकेशन हाउस की मैगजीन में उसकी एक ऐसी रिवीलिंग तस्वीर छाप दी उन्होंने, तो उसने केस कर दिया उस पर, कहा कि आप कैसे ये तस्वीर छाप सकते हैं। तो उन्होंने कहा लेकिन आप ऐसा तो करती हैं। तो कहते हैं उसके लिए मुझे पे किया जाता है, फिर मैं करती हूँ ना फिल्मों में। हाँ, और मैं अपनी मर्जी से करती हूँ। आप बगैर मुझसे परमिशन लिए हुए कैसे मेरी तस्वीर छाप सकते हैं? एक तो आप ऐसे, कॉपीराइट अपने यहाँ नहीं है अभी। आप अपने साइट ही चला रहे हैं तो कहीं से भी फोटो निकाल के डाल देते हैं, कुछ पूछने नहीं आता है। ये बात मुझसे लगभग 23 साल पहले लारा दत्ता ने बताई थी कि अजय जी, अभी आप लोग जो ये तस्वीरें हम लोग की इधर उधर से लेके छाप देते हैं या फोटो खींचने का भी राइट नहीं है आपको। जब तक जो स्टार परमिट ना करे कि आप मेरी तस्वीर लें, तब तक आप तस्वीर नहीं ले सकते उसकी। तो जो प्राइवेट मूवमेंट होते हैं या कहीं जा रहा है, वो आप कैसे तस्वीर ले सकते हैं? लेकिन अब वो चलता है, इंडिया में चल रहा है। अभी तक ऐसे नियम कानून नहीं आए हैं या अनुशासन नहीं आया हुआ है, तो ये सारा सब कुछ चल रहा है। बहुत अभी हम लोग को बहुत सुधरना है, बहुत आगे जाना है और बहुत ओपन होना है इन चीजों को लेके। गाली आप कहाँ, दरभंगा के हैं, कहाँ के हैं आप? मधुबनी के हैं। मधुबनी और दरभंगा में मैंने जो गालियां सुनी हुई हैं सड़कों पे, खास जाति के लोगों में, खास इलाके में, परिवार में लोग गालियां दे के बातें करते हैं, वैसी बातें तो अभी आई ही नहीं है ओटीटी पर। तो वैसी भीषण गालियां हैं वो। अगर आप उनको दृश्य, उन गालियों को विजुअलाइज करें ना, तो इतनी भयंकर हैं वो गालियां कि ताज्जुब होता है कि किसने इजाद किया, कैसे इमेजिन किया कि ये गालियां भी दी जा सकती हैं। ये साला और ये एमसीबीसी तो बहुत नॉर्मल बात है। अब वो डिपेंड करता है कि, और देखिए कि सिर्फ गाली देने से फिल्म नहीं चलती है या ओटीटी पर नहीं चल रहा है, वहां भी जो अच्छा कंटेंट है वो चल रहा है। बहुत सारे उसी में पंचायत आ जाती है ना।
उसी में कोई और दूसरा सीन गुल्लक। रहता है, गुल्लक आ जाते हैं, चलता है, वो भी चल रहा है। लेकिन पाताल लोक देखिए, आपको मजा आता है। पाताल लोक में थोड़ा वायलेंस होगा या जो भी है, या और भी चीजें, बहुत सारी ऐसी चीजें आ रही हैं, लेकिन वो उसके पीछे दिमाग कौन काम कर रहा है और किस पर्पस से कर रहा है। जिनके पास कहने का मादा नहीं है ना, उनके बहाने हैं ये, गाली डाल दो, सेक्स डाल दो, वायलेंस डाल दो, और बेमकसद डाल दो, बेमतलब डाल दो, निराधार डाल दो, वहां दिक्कत होती है।